वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चन से, और एक दो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, काइनेटिक्स एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जो भी रहते हैं हमारे इक्वेशन, हाफ लाइफ, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉर्मली जो न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ना है। क्या होता है? डायमीटर ऑफ एटम अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 के मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है हमें पता है उससे भी छोटा कितना रहता है, 10⁻15 मीटर के बराबर, मतलब काफ़ी माइन्यूट रहता है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है उससे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। क्यों? क्योंकि एटम के बाहर में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस वगैरह में हेल्प करते हैं। जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो रिलेटेड रहती हैं एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और अंदर का न्यूक्लियस क्या बताता है? जो भी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताता है। जैसे हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, हीलियम की अलग प्रॉपर्टी है, लिथियम की अलग प्रॉपर्टी है, वो उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहा है। अब लिथियम जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे। जो 4 नंबर क्या है ये मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज की तरह से लिख दिया बस मैंने। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। कई बार हम लोगों से कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम। अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या देखे हैं पहले, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन तक जब जाते थे क्या होता था? साइज बढ़ता था ना। साइज बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम तो यही है ना। तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, हम लोग न्यूक्लियस क्या है? स्फेरिकल शेप का है, गोलाकार है ना। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 πr³ का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब 4/3 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, 4/3 और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3.14। ठीक है, ये किसके पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? A के। तो इसको जब इस साइड में डाल देंगे तो r³ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 3/4 A³। उल्टा हो गया, 4π/3 का 3π/4, 3/4 पाई। अब ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है उसमें ही मिक्स कर दिया, क्योंकि मेन रिलेशन तो r और a के बीच में निकालना है। ठीक है, तो r³ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। इसका मतलब r क्या हो गया? a का पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस ये 3 को इधर भेजी तो क्या आ गया? 1/3 क्यूब रूट लग गया वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग एक्चुअली r0 लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। क्या होता है? r इज इक्वल टू r0, a का पावर 1/3। r0 क्या है? हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1.4 फर्मी-मीटर, या 1 फर्मी-मीटर मतलब 10⁻15 मीटर। ठीक है, बहुत छोटा सा यूनिट है, इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दे दिया क्या? फर्मी-मीटर। तो क्या याद करना है? r0 की वैल्यू 1.4 fm। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, एल्युमिनियम का वेट दिया हुआ है 27, नहीं भी दिया हो तो भी पता है। अगर हमें इसका निकालना है एटॉमिक मास, ठीक है, तो कैसे देंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? r इज इक्वल टू r0 a का पावर 1/3। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू 27। तो r बराबर r0 की वैल्यू क्या है? 1.4 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और a का पावर 1/3 मतलब 27 का पावर 1/3। ठीक है, 1/3 मतलब 27 को कैसे लिखेंगे? 3 3 9, 9 3 27 होता है ना। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.4 × 10⁻15 मीटर इंटू 3 का क्यूब, और इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/3। ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 3 4 12, 3 1 3, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 × 10⁻15 मीटर। तो ये हो गया हमारा r का वैल्यू। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजीली निकल जाएगा। ऐसा भी एक दो बार हुआ है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है ये वाला। ठीक
डायरेक्ट फॉर्मूला में पूछे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ये सारे इजी से टॉपिक्स करते हैं ताकि ये इजी वाले क्वेश्चंस ना छूटे। अब न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी हमारा क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। तो घनत्व हम लोग निकालेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे अभी हम लोग देखें जैसे जैसे हमारा रेडियस एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम, मतलब हम लोगों का मास जितना बढ़ रहा है उतना ही वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब अलग अलग एटम के लिए डेंसिटी निकाला गया तो पता चला अरे ये तो ऑलमोस्ट सेम आते हैं, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है सारे के सारे एटम्स का सेम आता है। अब ये असर्शन और रीजनिंग में पूछ सकता है कि सारे एटम्स का न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होता है, और नीचे इसकी वैल्यू दे सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब के एरिया में कितना है 2 × 10⁻17, मतलब 2 और 17 टाइम्स 0, इतना ज़्यादा kg इतने छोटे से एरिया में, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होता है। अभी डेंसिटी निकालते कैसे हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, 4/3 πr³ हम लोगों ने मास लिया और जो भी 1 मीटर क्यूब है उसका वॉल्यूम लेके ये निकाला, तो ये हमारा आया 2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक और टर्म है जो हम लोग ज़्यादातर सुने हुए नहीं है, क्या है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग सिग्मा आई बोलते हैं। अगर ये आ गया एग्जाम में तो फिर तो ये अनसुना सा ऐसा लगे कि कहाँ से कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल का जब बॉम्बार्डमेंट करा रहे थे रुदरफोर्ड, तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक कुछ एरिया ऐसा है जहाँ से जब भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो वो वापस प्रोजेक्टाइल मोशन करके वापस आ रहा है, तो वो जो एरिया था उसको उन्होंने क्या बोला, इफेक्टिव एरिया। तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का वो इफेक्टिव एरिया जिस पर जो रिएक्शन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टारगेट न्यूक्लियस का वो एरिया वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वो जो एरिया जो अवेलेबल है उस एरिया को हम लोगों ने क्या बोला, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, मतलब रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस का वो एरिया हमारे लिए अवेलेबल था, उसको हम लोगों ने बोला न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है बार्न, ठीक है। 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर, एरिया है मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर या फिर 10⁻24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसलिए सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो गई, πr²। ये r कहाँ से निकला, r इज इक्वल टू r0 a का पावर 1/3 से r निकला, इस r को हमें पुट कर दिया, पाई की वैल्यू पता है 3.14 या फिर 22/7, जो भी लेना हो ले ले, मैं जनरली 22/7 तब लेती हूँ जब यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू हो जो 7 से कट रहा हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ पे कट जाता है, वरना 3.14 वो तो ले ही सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, द ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ऑफ 125 SN इन द बार्न इज, क्या दिया हुआ है 125 SN, ठीक है। 125 SN का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास है वो क्या है 125, R का फॉर्मूला R0 a का पावर 1/3, तो ये 1.4 × 10⁻15 इंटू a मतलब 125 का पावर 1/3, 125 के कैसे निकालेंगे 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 1.4 × 10⁻15 और यहाँ पे 5 का पावर 3 और इसका पावर हो जाएगा 1/3, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो 5 को इससे इंटू करूँगी, 5 4 से 22 कैरी ओवर, तो 5 से 5 6 7, तो 7 × 10⁻15 क्या आ गया हमारा r का वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्या निकालना है हमें, सिग्मा आई क्या होता है πr²। अब देखो यहाँ पे 7 आ गया ना, इसलिए मैं इसको कभी कभी 22/7 लेती हूँ, तो ये 7 × 10⁻−15 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो अच्छे से ध्यान देना। 22/7 हो गया, जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो 7 7 49, और जब 10⁻−15 को 2 बार इंटू करते हैं तो इसका जो पावर है वो जुड़ जाता है, ठीक है। 7 2 बार इंटू और 10⁻15
15 2 बाई 2, तो ये एक 7 कट गया तो 22 इंटू 7 हो गया, इंटू 10 पावर माइनस 15 और माइनस 15 जोड़ के 225 मत कर देना, ये हो जाएगा -30। ठीक है, जो पावर रहते हैं उनको ऐड करना रहता है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 मतलब 7 टू 14, 1 कैरी ओवर 7 टू 14 150, 154 इंटू 10 पावर माइनस 30। अब बाण में निकालने बोला है, बाण का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को पता है, 1 बाण इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। तो इसको 10 पावर माइनस 28 करेंगे तो कैसा होगा, 154 इंटू 10 पावर माइनस 28 तो 10 पावर माइनस 2 बच जाएगा, -2 मतलब नीचे आ गया, तो 154/100 इंटू 10 पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। अब इसके जगह क्या लिख देंगे, बाण। ठीक है, इसकी जगह अगर हम लोग बाण लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1.54 बाण। ये हो गया हमारा वैल्यू। तो क्या है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये चीज, ये देखो ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन क्या क्या दिया ऑप्शन में, 1.33 1.53 1.73 1.93 1.53 क्या 1.54 के अप्रोक्सीमेटली नियर है, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है, ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको कर लेना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, जो नॉन मैथ्स है उनके लिए प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 90। ठीक है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट ए का पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.4 FM, मतलब 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 15। जितने बार बोल बोल के लिखोगे इतना अच्छे से याद होगा। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक बार रिवीजन करा ले रही हूँ, जिनको जिनको नहीं याद होगा या भूल गए होंगे उनके लिए रहेंगे। ठीक है, जिनको पता होगा वो स्किप कर सकते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल देखती हूँ, ठीक है, जैसे लिखा है, हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोगों का लिखने का स्ट्रक्चर रहता है एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और ये एलिमेंट का नेम। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिख रही हूँ 13C6, ठीक है, ये अगर मैं लिख रही हूँ तो इसका मतलब हमारा एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 13 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 6। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जगह वही आएगा जो एटॉमिक नंबर हो। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा देंगे, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम। जैसे अगर ये वाला दिया है तो इसके लिए आपको होमवर्क है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल के बताएंगे। तो ये कितना हो गया 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। 3 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हम लोग जनरली पढ़ते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप। अगर आप लोगों को तीनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है तो बस छोटा छोटा बेसिक एग्जाम्पल याद करके रखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनका ये फॉर्मूला होता है, या फिर कार्बन बहुत इजी सा है, कार्बन 12 और कार्बन 13 बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। क्या है ये सारे आइसोटोप्स है ना, जैसे 14 नाइट्रोजन या 15 नाइट्रोजन। तो ये ऐसे नहीं लिखे होंगे जनरली, आइसोटोप्स जो ये लिखे होंगे कैसे लिखे होंगे 12C 13C या फिर 14 नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन। नीचे तो हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए पता है 7, कार्बन के लिए पता है 6। तो ऐसे क्या बोलते हैं एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। हम लोगों को पता है ना पीरियोडिक टेबल में इनको अलग से जगह नहीं दिया जा सकता, समस्थानिक कहा जाता है हिंदी में। तो ये हो गया सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और क्या बोल सकते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा आइसोबार। बार मतलब वेट से रिलेटेड, मतलब वेट सेम है। देखो 14C ले ली और 14N, ठीक है, दोनों का एलिमेंट अलग है पर वेट सेम है। जैसे आर्गन का याद कर लो, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम। तो कोई भी एक एग्जांपल याद कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा
नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कैसे पता चलता है हम लोगों को, न्यूक्लियनों की संख्या, इसको मैं न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास नंबर मतलब न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बट प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट है। ठीक है, न्यूट्रॉन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि न्यूट्रॉन में फिर वो मे नॉट भी सेम हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या आ गया हमारा आइसोटोन, आइसोटोन एन मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन, यहाँ पर आया, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं लिख सकते थे ना, वो यहाँ आ गया, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है बट प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है, किसमें, आइसोटोन्स में। जैसे देखो ये दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया, 2, 4 और 2 को माइनस किए तो 2, जैसे 13C आया, इसमें दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया, 7, 14 और 7 को माइनस किए तो 7। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब 3 टॉपिक्स हम लोग मेजरली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा, एक रहेगा हमारा मास डिफेक्ट, दूसरा रहेगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी, और तीसरा रहेगा N/P रेशियो, तीसरा रहेगा N/P रेशियो। ठीक है, अभी हम लोग ये तीनों चीजें मेजरली पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, मास डिफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि मास डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास डिफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मास जो कैलकुलेट किए रहते हैं और जो हम लोग गूगल में शो कर रहा होता है वो डिफरेंट रहता है ना, उसमें इवन पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स दे रहते हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 4, वो सारे लेते हैं, उसमें 4 के बाद पॉइंट में क्या है ये तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी 1 नहीं रहता, प्रोटॉन का मास कितना रहता है 1.00815 और न्यूट्रॉन का मास 1.00899 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट है ना, एक एटम का जो मास रहता है वो। तो एक प्रोटॉन का मास इतना, एक न्यूट्रॉन का मास इतना। अब देखो मास कैसे निकालेंगे, हम लोग मास निकालेंगे, जैसे मास क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, क्योंकि हम लोग दोनों का मास 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो हमारा एटॉमिक नंबर रहता है वही प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करने से न्यूक्लियनों की संख्या। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा है Z into MP A minus Z into Mn। तो हमारा क्या गया एटॉमिक मास। बट जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया तो इस मास से वो मास कम था कहीं ना कहीं, तो जो लॉस था मास के कारण उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास डिफेक्ट। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से मास मिल रहा था उसमें एक्चुअल मास को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मास डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक, इसलिए मैं वहाँ पे आप लोगों को वो होमवर्क दे के आई हूँ और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से समझा के आई हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ती है एटॉमिक नंबर माइनस हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास मतलब माइनस एटॉमिक नंबर करने से न्यूट्रॉन आ गया। अब बेसिक से एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं हीलियम का भी।
हीलियम का एक्चुअली मास दिया हुआ है 4.0026 km। अब देखते हैं कितना मास डिफेक्ट है, कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो हीलियम के लिए सबसे पहले देखो हीलियम कैसे लिखा रहता है, इस तरह से। एटॉमिक नंबर कितना रहता है 4 और एटॉमिक नंबर रहता है 2 और एटॉमिक मास रहता है 4। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 2, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 4 में से 2 गया तो बचा 2, ठीक है। अब टोटल मास जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, 2 प्रोटॉन है जिनको 1.00816 से इंटू करेंगे, प्लस 2 न्यूट्रॉन है जिनको 1.00899 से इंटू करेंगे। इनको इंटू करके टोटल करेंगे तो हमारा जो मास है प्रोटॉन का वो आ जाएगा। तो 2 को कॉमन ले लिए, 1.00816 प्लस 1.00899 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस 6 5 1 कैरी ओवर 8 8 16 70 2.01715। अब 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 1 कैरी ओवर 3 7 2 14 1 कैरी ओवर 3 2 2 4 0 पॉइंट। ये आ गया हमारा मास किसका, हीलियम का, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट हमारा निकलेगा जो ये मास आया है 4.03430 माइनस जो एक्चुअल मास है 4.0026। तो ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट कितना आएगा 0026। तो 437 1 कैरी ओवर 3 0.0317। ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट। देखो इतना माइन्यूट रहता है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब ये मास डिफेक्ट आया क्यों, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, जिसको हम लोग मास डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा मास डिफेक्ट, उतनी ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग रहेगी। तो यहीं से दूसरा टर्म आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो जब दोनों बहुत ही अच्छे से अटैच रहेंगे तो उनको तोड़ने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, मास डिफेक्ट इनटू 931 MeV। अब ये 931 कैसे आ गया, 931 हमारा आया E = mc² वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मास किसका लेंगे हम लोग, एक एटम का मास जो 1 AMU होता है इनटू, हाँ इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.67 × 10⁻⁻27 kg आता है ना मास, जो हम लोग इंटू करते थे AMU इंटू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा E की वैल्यू। अब ये आएगा जूल में, जिसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 eV से। जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमारे पास आता है ये 931 MeV। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी का है मुझे क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन पूछा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आते भी है बाइंडिंग एनर्जी के हमारे। तो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम कैसे निकालेंगे, मास डिफेक्ट पहले निकालेंगे, ऊपर जैसे हम लोगों ने निकाला इनटू 931 से इनटू, तो ये आएगा 0.0317 × 931। तो जब इसको इनटू करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी, हीलियम की, इसमें MeV वाले यूनिट में, ठीक है। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी हमारा, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, तो न्यूक्लियॉन मतलब क्या होता है, एकदम फर्स्ट पेज में लिखा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बस उससे डिवाइड कर देंगे तो पर न्यूक्लियन हमारा
आ जाएगा। तीसरी चीज आती है n/p रेशियो। होता क्या है कि जब भी जो n मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और p न्यूट्रॉन, p मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर 20 तक देखा गया कि 1 के बराबर ही रहती है, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली, तो इसी को हम लोग, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। बट जैसे जैसे हम लोग हायर एटॉमिक वेट में जाते गए तो क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती गई। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी वैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ते गया। तो क्या किए, प्रोटॉन मतलब प्लस, एक और प्रोटॉन मतलब प्लस, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ते गया। तो इनमें क्या ले आए, बीच में न्यूट्रॉन्स ले आए। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है मतलब प्लस प्लस दूर दूर रहेंगे, तो इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। तो n/p रेशियो क्या हो गया, 1 से ज़्यादा दिखाने लगा। ये रेशियो 1.56 तक का मैक्सिमम जाता है और हाईएस्ट किसका रहता है, बिस्मथ का रहता है 1.5, स्टेबल रहता है। मैक्सिमम 1.56 तक जाता है बट बिस्मथ का 1.51 स्टेबल में सबसे ज़्यादा है। अगर n/p रेशियो को हमें बढ़ाना या कम करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, n/p रेशियो अगर बेल्ट के नीचे है, ठीक है, ये हमारा क्या था, सीरीज प्लॉट, जिसमें ये n/p रेशियो इज इक्वल टू 1 का लाइन था और ये क्या होता गया, पहले 1 में था फिर ऊपर चलता गया। ठीक है, तो अगर ये बेल्ट नीचे है तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा ऊपर है तो नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे मतलब n/p रेशियो कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, तो अगर n/p रेशियो बेल्ट के कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, ठीक है, ये 1 रहना चाहिए पर ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो स्टेबल करने के लिए 1 की तरफ लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो जब n/p रेशियो को कम करना है मतलब या तो न्यूट्रॉन की संख्या कम करनी पड़ेगी या तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा एमिशन करा रहे हैं, जिससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, मतलब न्यूट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है। इसमें जो ये निकलता है इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ठीक है, इसमें ना कोई मास होता है ना ही कोई चार्ज होता है, ठीक है, बस एनर्जी होता है जो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए निकलती है। तो किसमें कौन सा पार्टिकल निकलता है, बीटा एमिशन में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। न्यूट्रिनो एमिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन निकल जा रहा है, तो इसमें भी n/p रेशियो कम हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे 87 है, ठीक है, ये 87 36 है, तो 87 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 41, और यहाँ पे क्या आएगा 86 माइनस 36 मतलब 40, तो 41/36 से 40/36 कम है, मतलब n/p रेशियो कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर n/p रेशियो बेल्ट के नीचे है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाना पड़ेगा मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और प्रोटॉनों की संख्या कम होगी। ठीक है, मतलब प्रोटॉन कम हो रहे हैं, किसमें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, इसको बोल रहे हैं पॉजिट्रॉन एमिशन। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन है और ये क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। याद रखना, बीटा एमिशन में एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एमिशन में न्यूट्रिनो पार्टिकल। फिर क्या आ रहा है हमारा, k इलेक्ट्रॉन कैप्चर, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, k शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहे हैं, जिससे प्रोटॉन किस में चेंज हो जा रहा है, न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन कम हो गया। ठीक है, ये हमारा n/p रेशियो तक खत्म हो गया। कल हम लोग मैजिक नंबर के बारे में देखेंगे, शेल मॉडल देखेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल देखेंगे, डिसइंटीग्रेशन सीरीज जो है वो देखेंगे, डीके सीरीज, और फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव डीके उनका हाफ लाइफ है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।